हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स ऑफ फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ख़ासकर अभी जो ओपन रैली आई है एयरफोर्स का बिहार में आया है और बहुत सारे स्टेट में भी आया है, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना फिजिकल का एक्सपीरियंस, यानी कि एयरफोर्स में फिजिकल किस तरह से दिया जाता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप लास्ट तक जरूर देखें। उससे पहले कहना चाहता हूँ, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जैसा कि यहाँ पे बात है कि एयरफोर्स में फ़िज़िकल कैसे होता है, तो देखो, आप कहानी की तरह सुनते जाना, मैं बताते चलूँगा कि मेरे जो क्या एक्सपीरियंस है, आप उन्हीं को आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो कि बिल्कुल ऐसा ऐसा ही होगा। और बहुत सारे लोगों ने एयरफोर्स का जो फिज़िकल दे रखा होगा वो जाने कि हाँ ऐसे ऐसे होता भी है। तो देखो, मेरा फिजिकल था वह 9 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर भुवनेश्वर में था। एयरमैन सिलेक्शन सेंटर भुवनेश्वर में था। जितने भी एयरमैन के सिलेक्शन सेंटर होते हैं उनके कुछ ना कुछ नाम दिए गए थे, कोड दिए गए रहते हैं। जैसे 10 बिहटा में है, 9 भुवनेश्वर में, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और इसका डेट जो मिला था मुझे, वह 28 मई 2018 को ही मिला था एक मौका, और मुझे 1 नवंबर 2018 को ही मिला था। एक साल में 2 मौका मिल गया था मुझे जाने को, और उसके बाद मेरा कोई अटैम्प्ट रहा नहीं था। दोनों अटैम्प्ट में क्या हुआ था मैं आगे बताऊंगा, मैं क्यों आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाया एज ए एयरमैन। ध्यान देने वाली बात होती है कि एयरमैन का जॉब है। देखो, मैं यहाँ पे जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, पहला एयरफोर्स का जो 28 मई को था मेरा। और इसमें क्या हुआ था मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो हम लोग को 5:30 बजे सुबह में वहाँ पे रिपोर्टिंग करने को बोला गया था। तो हमने वहाँ पे सवेरे 5 बजे ही रिपोर्टिंग कर दिया, सवेरे 5 बजे। और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि आधे घंटे पहले वहाँ पहुँचना ठीक रहता है। उसके बाद टोटल वहाँ पे 300 बच्चे का रिपोर्टिंग था, 270 बच्चे प्रेजेंट थे। तो लगभग आप मान सकते हो कि 90 का हमें 3 ग्रुप बना दिया गया। और उसके बाद ऐसे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। डॉक्यूमेंट्स में ऐसा नहीं कि सारे 10-12 के, वहाँ पे सिर्फ आपको एडमिट कार्ड देखा जाएगा और एक आधार कार्ड जो आपका आइडेंटिटी को अप्रूव कर सके। तो उसके बाद सभी बच्चे को लाइन में ले जाया गया। पहले ग्रुप को ले गया, उसके बाद दूसरे ग्रुप को ले जाया गया, और लास्ट में तीसरे ग्रुप को। मैं दूसरे ग्रुप में था। तो लगभग वहाँ पे आप मान सकते हो कि 7 बजे सुबह में ही रैली को स्टार्ट कर दिया गया। 1-1.5 घंटे में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। जानते हो कि 270 बच्चे, उन्हें हैंडल करना मुश्किल बात नहीं होती है। उसके बाद सभी को वहाँ से, देखो भुवनेश्वर में क्या है कि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं जहाँ पे वो 1600 के 4 चक्कर लगवा सके। तो क्या करते हैं कि वो अपने जो 9 एयरमैन का सिलेक्शन सेंटर का उनका जो बिल्डिंग है, उससे कहीं ना कहीं 500-700 मीटर दूर जाकर और सड़क पे दौड़ाएंगे। ऐसे दौड़ाते हुए ले आएँ और फिर से ऐसे यहाँ पर रोड के पूरे चक्कर लगवाते हुए अपने बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर मार्क कर रखा था कि यही 1600 होगा। तो हमें एक ही चक्कर लगाना था, लेकिन दौड़ते वक्त ये हमें नहीं मालूम चल पा रहा था कि यार 1600 कब कंप्लीट होगा। और मैं सही बताऊं तो उस समय मेरा जो रनिंग का टाइमिंग था वो 6.5 मिनट से ऊपर का ही समय था, क्योंकि उस समय मैं अच्छा नहीं रनिंग करता था। खैर, अभी मैं अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे 6.5 मिनट की टाइमिंग, अब सही बात है कि 6.5 मिनट सभी को मिलती भी थी। और यहाँ पे तो मैं अपने ग्रुप को बताता हूँ, इसमें से आधे बच्चे आसपास यानी 45 बच्चे ही रनिंग को क्वालिफाई कर पाए। और मैं लास्ट या सेकेंड लास्ट बंदा था, जो मैं उससे जो यहाँ पे लाइन था उसे मैं आगे क्वालिफाई कर गया, क्योंकि मेरे बाद कोई बच्चे नहीं थे। तो मैं सही बताता हूँ, मेरा फिजिकल उतना अच्छा नहीं था और मेरी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो खैर लेकिन मैंने एक काम किया था कि मैं अपने साथ बोतल में ग्लूकॉन-डी मैं घोर के रखा था। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे खाने पीने के सामान, कुछ ऐसे ही सामान ले गया था जहाँ पे ईज़िली आप वहाँ पे ले सकते हो। खैर, वो भी मना कर रहे थे इन सभी चीज़ों को लेने के लिए। तो थोड़ी देर बाद जब हम लोग को मालूम चल गया कि तीनों ग्रुप को जब एक साथ किया गया, तो 150 से लेकर के 160 बच्चे ही टोटल रेस को क्वालिफाई कर पाए। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा पुशअप शुरू हुआ और पुशअप 10 लगाने रहते हैं। देखो यहाँ पे ये पुशअप और पुलअप में अंतर होता है। पुशअप और पुलअप में अंतर होता है, मतलब कि इसको हिंदी में डिप्स बोलते हैं। अब 10 डिप्स लगाना है तो ऐसा नहीं, बहुत आसान होता है। वहाँ पे अगर आप 20-25 डिप्स आसानी से लगा लेते हो तो वहाँ पे आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी धीरे धीरे कराते हैं, और दिक्कत हो जाती है कि जब आपका ग्रुप करता रहता है तो कोई एक बंदा उसमें ख़राब किया तो सारे का ऑफिसर का कंसंट्रेशन वहीं पे हो जाएगा। वो लोग बोलेंगे यार ठीक से करो ठीक से करो, ऐसे में सभी बच्चे को एक ही पोजीशन में स्टेबल कर देते हैं। अब पुशअप हो गया, उसके बाद क्रंच होता है। ऐसे आप ज़मीन पे सोकर आप पैर को मोड़कर आप उठना रहता है, ऐसे उठते रहना पड़ता है, फिर सोना है, फिर उठना है। तो आप समझ गए क्रंच का मतलब क्या होता है, वो भी करवाया जाएगा।
10 के आसपास, और आपको 25 स्क्वाट्स, स्क्वाट्स का मतलब समझ सकते हो, हिंदी में बोलते हैं दंड बैठक करवाए जाएंगे। काफ़ी आसान है, रनिंग के बाद सब कुछ आसान है। और सही बोलूँ तो रनिंग भी उसका आर्मी के कंपेयर में काफ़ी ईजी ही माना जाएगा। इसके बाद 150 बच्चे बचे थे, 2-4 बच्चे ही इसमें डिस्क्वालीफाई हुए, सेकंड चांस इसमें मिल रहा था, लेकिन रनिंग में आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। अब इन सभी बच्चे को ले जाया गया अंदर अपने बिल्डिंग के अंदर। ये सब ग्राउंड में हो रहा था, उनके छोटा सा ग्राउंड था उसी में हो रहा था। अब वहाँ पे हॉल में बैठाया गया, काफ़ी अच्छा लग रहा था कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी भुवनेश्वर में, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है। वहाँ पे हम लोग बैठे जाकर आधा 1 घंटा हम लोग को रिफ्रेशमेंट मिला होगा, कुछ बच्चे ने वहाँ पे खाना खाया, कैंटीन भी था। हमने वहाँ पे जाकर बैठा, रिलैक्स किया। मुझे पता था कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 शुरू होने वाला था। मतलब क्या, इसमें आप बोल सकते हो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मतलब क्या होता है, कहीं पे आप ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन दिया गया रहेगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हो, कुछ बंदे उसे छेड़ने आ गए, तो पहला ऑप्शन देगा कि आप पुलिस को कॉल कर दोगे, दूसरा कि आप उनसे भिड़ जाओगे, तीसरा उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ छोड़ दो, या डी ऑप्शन हो सकता है कि आप वहाँ के लोकल बंदे से हेल्प मांगोगे। देखो इसमें क्या होता है, चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं। ऐसा नहीं कि इसे ही करेक्ट मारोगे तो आपका सही होगा, अब बी मारने वाले गलत, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसको वहाँ पे देखा जाता है कि आप एयरमैन बनने लायक हो या नहीं हो। तो देखो मैं यहाँ पे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बात करूँगा। तो ये 50 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में 4-4 आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और इसे बोला गया था कि आप पूरा अटैम्प्ट लेना है। अब जो बच्चे पूरा अटैम्प्ट नहीं लेते थे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, क्योंकि हम लोग के लिए थोड़ा सा कोऑपरेटिव थे, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं बताया जाता है। अब देखो हमने पूरा अटैम्प्ट कर दिया, पेंसिल से अटैम्प्ट लेना था, पेन से नहीं, क्योंकि बाद में आप सही भी कर सको, कोई गलत हो तो। उसमें 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी थे, तो 45 क्वेश्चन मान सकते हो सीधे आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ऐसा भी क्वेश्चन था कि आप पढ़ाई करना चाहते हो पर आपके पिताजी आपकी शादी करना चाहते हैं, तो कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे। तो पहला ऑप्शन था कि आप उनसे बात ही कर लोगे, दूसरा ऑप्शन था कि पहले जल्दी से जल्दी आप जॉब ले लोगे, उन्हें समझाओ कि मैं जॉब ले लूँगा तो फिर कर लूँगा। तीसरा ऑप्शन आप उन्हें सख्त मना कर दो कि नहीं मैं आपकी बातें नहीं मानता हूँ। चौथा ऑप्शन था कि हाँ आप शादी कर लोगे। तो इन सभी को अपने फैमिली का कंडीशन देखकर, आपका अपना इकोनॉमिकल कंडीशन देखकर आंसर देना है। इसके बाद देखो रिजल्ट आया, इसके बाद रिजल्ट आया तभी आया कार्रवाई हुई। रिजल्ट में मालूम चला कि एक बंदे का वहाँ पे रिजेक्शन मिल गया। ऐसा शुरू में हम लोग को लगा कि यार इसी का सिलेक्शन हुआ है, हम सब छट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बंदा जो था वो एक बच्चा बाहर हो गया। कहीं जगह आप देखोगे 4-5 बंदे ही बाहर होते हैं, लेकिन बहुत बच्चे इसमें बाहर नहीं होते हैं। अब अगला जो टेस्ट था यह इम्पोर्टेंट टेस्ट था। अब देखो हम लोग का जो अगला टेस्ट था वह हुआ ग्रुप डिस्कशन। अब कहीं आप सुनते हो कि नहीं जीडी से पहले ही आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, तो ठीक है डॉक्यूमेंटेशन जीडी से पहले हो जाता है तो कोई बात नहीं, कई जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले जीडी ही हुआ था। तो जीडी में मैं आपको बताऊं कि जीडी में क्या क्या हुआ था। तो जीडी में हमारे पास अंदर हमने गए, वहाँ पे विंग कमांडर रैंक के एक ऑफिसर होते हैं, उनके बगल में 1 या 2 आपको एयरमैन या जवान मिल जाएंगे। ऐसे एक राउंड टेबल होगा, राउंड टेबल पे 10 बच्चे कम से कम ग्रुप में जाएंगे आपके साथ, 10 बच्चे बैठे रहेंगे टेबल पे। पहले क्या करेंगे, बारी बारी से सब बच्चा खड़ा होगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा कि मैं यहाँ से हूँ, इंग्लिश में, लेकिन याद रखना इसमें जो इंग्लिश नहीं बोला उसका काम खत्म हो सकता है, लेकिन ये 100% सही भी नहीं है। मैंने देखा है कई बच्चे हिंदी बोले उनका भी सिलेक्शन हुआ। अब ऐसा उनका क्यों सिलेक्शन हुआ मैं इसके आगे बात करूंगा। तो इस टेस्ट को क्या बोला गया, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड। इसे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड बोला गया, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट बोला गया था सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को। तो देखो सबने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद वहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा। अगर मान लो कि मिल गया आपका टॉपिक इंडिया चाइना रिलेशन, काफ़ी न्यूज़ में भी अभी है, इंडिया चाइना रिलेशन मिल गया। अब देखो ये टॉपिक के बारे में देखिए घबराना नहीं है, इस टॉपिक के बारे में आपको हाथ में नोट्स मिल जाएगा, उसमें लिखा गया रहेगा कि इंडिया चाइना रिलेशन क्या है, हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे दोनों देश काफ़ी करीब थे, 1962 में दोनों देश में युद्ध भी हो गया। तो इन सभी टॉपिक को देख घबराना नहीं है, लेकिन हाँ ऑफिसर लोग पहले ही बोले रहते हैं कि आपको ट्राई करना है कि यू हैव टू एलोबरेट द टॉपिक मैक्सिमम इन योर वर्ड्स। इस वर्ड को ध्यान देना है, मैक्सिमम इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में ज़्यादातर आपको समझाना है। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि आप जो नोट्स मिला है पढ़ने के लिए, उसे ही सारा कुछ वहाँ पे तोते की तरह नहीं सुना देना है, अपना कुछ दिमाग भी लगाना है। और देखो ग्रुप डिस्कशन में सही बोलूँ तो 15 से 20 मिनट चलेगा। आप अगर 1-2 बार ही बोल देते हो ना, 2 बार कम से कम आप बोल देते हो तो 100% आपको कोई बाहर कर ही नहीं सकता है। अब देखो हम लोग ग्रुप जो था ऐसे बैठा हुआ था इस राउंड टेबल पे,
तो देखो ग्रुप यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ था, मैं कुछ सेंटर में नहीं था, बाहर में बैठा था। तो देखो ऑफिसर लोग ये भी बोलते हैं कि जब आप डिस्कशन करोगे तो मुझे नहीं देखोगे, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि मुझे नहीं देखोगे, वो बोलते हैं कि यू हैव टू डिस्कस विद इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करना है। तो साथ डिस्कस करना है तो ऑफिसर को क्यों दिखना है? तो इसलिए कई बच्चे ऑफिसर को भी देख रहे थे, जो ऑफिसर बीच में सामने बैठा था। तो आपको ग्रुप को देख के समझाना था, जो कुछ भी बोलना था। तो मैंने 2 से लेकर 3 बार ही बोला होगा, मैंने 2 बार ही बोला, तीसरा बार ट्राई किया पर मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि देखो कभी-कभी भीड़ मच जाती है यहाँ पे। तो देखो आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कितना भी आपका ग्रुप खराब होगा ना, कितना भी वहाँ उत्पाती बच्चे होंगे, फिर भी आपको मौका मिलेगा 20 मिनट, ऐसा नहीं कि सब बोलते रह जाएँगे। तो आप 1 से 2 बार बोलना है। अब देखो अब बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप बैठे रहोगे तो ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहोगे, आप पॉइंट सोचोगे कि कितना अच्छा पॉइंट आप सोच सकते हो इस टॉपिक के रिलेटेड जो वो लोग डिस्कस करने में छोड़ दे रहे हैं। तो आप अपना क्या करना, वहाँ पे बेस्ट ओपिनियन दे सकते हो। बेस्ट ओपिनियन देते ही क्या हो जाएगा, सभी का ध्यान आपकी ओर खींचेगा और आपका वहाँ पे एक अच्छा इमेज बन जाएगा। अब देखो जीडी भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब जीडी कंप्लीट होते ही अब हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाने लगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा बताऊंगा। बोला गया कि सब पहले ही बोला गया था एडमिट कार्ड पे कि सभी डॉक्यूमेंट का 3-3 फोटोकॉपी लेके आना है। तो हमने वहाँ पे 10th का, 12th का और इसके पास एनसीसी का था, वो भी लेके गए हुए थे। और एनसीसी का डोमिसाइल तो ज़रूरत नहीं होता है वहाँ पे, फिर भी हमने सब वहाँ पे लेके गए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, नहीं तो वहाँ पे कोई मर्सी नहीं चलेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट छूटा ना, सीधे इतने किए गए धरे सारे प्रोसेस आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपका फॉर्म भरा हुआ, रिटन एग्जाम निकाला हुआ, इतने सारे निकाले गए सारे प्रोसेस किए हुए हुआ, फिजिकल किए हुए, एसआरटी या जीडी किए, सब कुछ आके यहाँ पे ख़त्म होगा। तो जितना लिखा गया है सब कुछ आप वहाँ पे लेके प्लीज़ जाना। और देखो मेरे इस एक्सपीरियंस से क्या हुआ, रैली वाले स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि रैली में भी यही कहानी होने वाला है वहाँ पे। ऐसे ही आपको जीडी होगा, ऐसे ही आपका एसआरटी होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहो और हाँ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें भी काफ़ी अच्छा लगा कि इस वीडियो को व्यूज़ आएगा। तो इसका पार्ट 2 भी मेडिकल में क्या हुआ मैं वही बताऊँगा। तो देखो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ था नहीं, 1-2 बच्चे को बाहर किया गया जो जिनका, और ऐसा नहीं कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मैच नहीं कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ अगर मैच नहीं कर रहा है ऐसा नहीं बाहर कर देंगे। आप वहाँ पे एफिडेविट ले जा सकते हो। एफिडेविट अगर ले जाते हो तो आपको वहाँ पे वो लोग बाहर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ अगर आप कुछ मेजर मिस्टेक किए हो, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं है, रिटन का एडमिट कार्ड गुम हो चुका है, या आपका 10th का ही सर्टिफिकेट नहीं है, तो बाहर हो जाएगा वहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा, लगभग वहाँ पे देखो मैं जीडी का नहीं बताया। जीडी में देखो 10 बच्चे थे तो उसमें से 4 बच्चे हर ग्रुप में या 3 बच्चे बाहर, मेरे ग्रुप में 3 बच्चे बाहर होते, 7 बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे। तो मैं ही बोलूँगा कि 70% बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे वहाँ पे। तो टोटल 100 बच्चे या 95 मान सकते हो, 95 से 100 बच्चे को फाइनली लास्ट तक वो बच्चे सस्टेन कर गए, सारे प्रोसेस में पास कर गए। तो हम लोग को यहाँ पे शाम के 7:30 बज चुके थे। मेडिकल के लिए हम लोग को यहाँ पे एडमिट कार्ड मिल गया। ये बहुत खुशी की बात थी उससे मेरे लिए कि मेडिकल का एडमिट कार्ड मिल गया। ऐसा लगा कि हमने सब कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि अब जो मेरे हाथ में था मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया था। रिटन था, वो फिज़िकल था या एसआरटी था, इसके अलावा हमारा जीडी था, इन सभी को मैंने खुद से कंप्लीट कर लिया। सभी बच्चे खुश थे काफ़ी। तो मेडिकल का हमें एडमिट कार्ड मिल गया, 95 स्टूडेंट को मेडिकल मिल गया। और हमारा मेडिकल जो था वो 2 महीने बाद, 2 महीने यानी कि 2 मंथ्स लेटर हमें मेडिकल मिला। वो कहाँ पे था, वेस्ट बंगाल बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल बैरकपुर में। अब मिला हमें जुलाई के महीने में। मेडिकल में देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट होगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मैं वो भी शेयर करना चाहता हूँ। तो देखो मेडिकल तो हुआ, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ मेरा मेडिकल जो था, मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हुआ, मैं मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। और री मेडिकल में मैं, आप पूछो क्या हुआ, तो मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुका था। इसके बाद मैं क्या बताऊँ, सेकेंड जो मेरा था, जैसे मैंने शुरू में बताया 1 नवंबर में मुझे मौका मिला था, उसी साल मिला था। उसके भी वही कहानी हुआ, सब कुछ यही सेम जो प्रोसेस में बताया। इस बार भुवनेश्वर में नहीं, इस बार कानपुर में मुझे मौका मिला था जाने को। तो कानपुर में भी 6 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, अगर मैं शायद सही हूँ तो वहाँ पे मुझे जाने को मौका मिला था। सारा कुछ प्रोसेस सही हुआ था, फिर भी मैं वहाँ भी मेडिकल आउट हुआ। तो देखो मैं अब इससे यही समझा कि रिटन जो होता है, रिटन कर लो आप, फिज़िकल कर लो, या आप जीडी कर लो, एसआरटी कर लो, इन सभी से आप थोड़ा भी कम इम्पोर्टेंस इसे नहीं मान सकते जिसका नाम है मेडिकल। देखो ऐसा इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि इन सभी को आप खुद से कर सकते हो, लेकिन मेडिकल को शायद खुद से करना
शायद ठीक नहीं है और हो भी नहीं सकता है। कई बार मेडिकल का पॉइंट टूट जाता है, कई बार डॉक्टर की इलाज से, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, हम ज़रूर ट्राई करेंगे किसी और एंट्री से आपके साथ। अगर आप एयरफोर्स में चले भी जाते हो तो हम वहाँ ज़रूर मिलेंगे आपसे, इतना मैं भरोसा दे सकता हूँ। ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, तो इसके लिए खैर टेंशन नहीं लेना है, आपको भी दुखी मत होना है, क्योंकि मैं तो दुखी हूँ ही नहीं और मैं काफ़ी खुश रहता हूँ। तो क्या मेडिकल में हुआ था, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेडिकल मैंने एक दो मेडिकल नहीं, दो तो मैंने एयरफोर्स का ही दे रखा है, एक मेडिकल मैंने एसएससी जीडी का दे रखा है, मैंने एक मेडिकल नेवी का। तो मैं टोटल मिलाकर अभी तक मैं 5 मेडिकल दे चुका हूँ। अब बोलोगे कि यार क्या हुआ, तो मैं सही बोलूँ तो पाँचों के पाँचों में मैं रिजेक्शन खाया है। तो कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो क्योंकि देखो ऐसा क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बरगलाने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो बंदा खुद से सिलेक्शन हासिल किया है, जो कुछ प्रोसेस को करीब से देखा हुआ है, जो पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से जानता है, उसका एक्सपीरियंस शायद आपको ना मिल पाए। क्योंकि देखो जो लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे इसमें से 95% केस में उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।